नमस्कार दोस्तों, एमपी पुलिस से रिलेटेड एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आ चुकी है। बिल्कुल भी स्किप ना करें। स्किप करने वाले को तो भैया बहुत ही बुरा होने वाला है उसके साथ, क्योंकि 100 में से 100 नंबर का चांस है। सारे पेपर सेट आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं। 100 में से 100 नंबर का चांस है। आगे आपकी एग्जाम कब है जल्दी से कमेंट कर देना। 23 तारीख सेकेंड शिफ्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर आ चुका है। तो बिल्कुल से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके आगे वाली आने वाली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 100 में से 100 नंबर को कंफर्म करते हैं। बिल्कुल भी मिस ना करें, पूरी वीडियो देखें, तैयारी पूरी कर ले एग्जाम से पहले। देखिए क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा संग्रहालय राजा मानसिंह तोमर द्वारा बनाया गया था? तो वह है गुजरी महल संग्रहालय, यानी कि गुजरी महल म्यूजियम राजा मानसिंह तोमर द्वारा बनवाया गया था। याद रखिएगा, बिल्कुल नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ब्रेड को टोस्ट किया जाता है और उस पर मेयोनेज लगाया जाता है तो या तो मैं भूखा रह जाऊंगा या मुझे एसिडिटी हो जाएगी। मैं ना तो भूखा हूँ ना ही मुझे एसिडिटी, इसलिए मैंने मेयोनेज ब्रेड पर लगाया गया। सही बात है कि लगाया गया कि नहीं। देखो, वो ना तो भूखा है ना उसे एसिडिटी हुई, मतलब सही तो नहीं है। हो सकता है या गलत, तो यह सीधा सट गलत आंसर है। इसका करेक्ट आंसर बनता है गलत। आगे बढ़ते हैं। श्री ओंकार मानधाता मंदिर अपने के लिए जाना जाता है? टनल के लिए, ज्योतिर्लिंग के लिए, गुफाओं के लिए, पंचामृत के लिए? तो ओंकार मानधाता मंदिर जो है वो जाना जाता है अपने ज्योतिर्लिंग के लिए। याद रखिएगा, ओंकार मानधाता मंदिर अपने ज्योतिर्लिंग के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, जुनोद ने अपने बॉस से कहा, सर मुझे छुट्टी चाहिए। देखना, सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। मेरी बहन के पिता ने अपने इकलौते बेटे, मतलब उसकी बहन के पिता, मतलब उसके पिता, इकलौते बेटे यानी कि उसका बेटा वो भी है ना, ठीक है, कि शादी में मुझे आमंत्रित किया है। जुनैद किसकी शादी में जाना चाहता है? उसकी बहन की? बहन की शादी तो है ही नहीं। उसके भाई की, उसकी अपनी, या वो झूठ बोल रहा है? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? देखिए, घुमाने फिराने वाली बात है बहुत ही। इस तरह के क्वेश्चन, इसका इजी आंसर है उसकी अपनी शादी में ही जा रहा है वो। इज ओवन। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी लगभग 1200 किलोमीटर अपने जल मार्ग में ऊपरी पर्वत श्रृंखला में नमचा बरवा तक है। उसे कहते हैं धनसिरी, मानस, तीस्ता या संगपो? तो करेक्ट आंसर क्या है? संगपो। आगे बढ़ते हैं। 25 मई 1999 को कौन सा दिन है? देखिए, 25 मई 1999 का कौन सा दिन है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार या गुरुवार? तो 25 मई 1999 को कौन सा दिन है? इस तरह एक ट्रिक आती है जिसके जरिए आप आसानी से जान सकते हैं, तो कृपया करके वो सीख ले। बहुत ही आसान है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं भविष्य में भी तो आप कभी भी नंबर नहीं गंवाएंगे। 100% चांस रहेंगे। बिल्कुल मिस ना करें, तैयारी पूरी कर ले। देखिए, उस दिन मंगलवार रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। यदि आप बैच लगाए हुए हैं तो आप एक कप्तान हैं। तो देखते हैं कौन सा इसकी दृष्टि से एक सही समान है। यदि आप बैच नहीं लगाए हुए हैं तो आप कप्तान नहीं हैं। यदि आप कप्तान नहीं हैं तो आप बैच नहीं लगाएं। यदि आप एक कप्तान हैं तो आप बैच लगाए हुए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? यदि आप कप्तान नहीं हैं तो आप बैच नहीं लगाए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न प्रश्न में अंतिम दो पदों के बीच किसी प्रकार के कोई संबंध है? निम्न विकल्पों में से पहला पद चुनिए जिसका दूसरे पद के साथ उसी प्रकार का संबंध है। DURGQG, पॉलिटी, स्रोल? तो आगे बढ़ते हैं। अराउंड, शुड, आर्मर या ग्राउंड? तो करेक्ट आंसर है अराउंड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी क्वेश्चन को मिस ना करें और वीडियो को हल्के में ना ले, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल शेयर कर दीजिए जो जिसकी एग्ज़ाम आने वाली है और जिसकी एग्ज़ाम नज़दीक है। जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल भी मिस ना करें। वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान हैं। यदि शाम के 5 बजे हैं तो मैं घर जाऊँगा। देखते हैं इसके समान कौन सा है। यदि शाम के 5 नहीं बजे तो मैं घर नहीं जाऊँगा। यदि मैं घर जाऊँगा तो शाम के 5 बजे। यदि मैं घर नहीं जाऊँगा तो शाम के 5 नहीं बजे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बना है? यदि मैं घर नहीं जाऊँगा तो शाम के 5 नहीं बजे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रबुद्ध भारत किसके द्वारा लिखित है? देखिए, प्रबुद्ध भारत किसके द्वारा लिखी है? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, शारदा देवी, बिपिन चंद्र पाल? देखिए, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भी मिस ना करें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं प्रबुद्ध भारत किसके द्वारा लिखित है? स्वामी विवेकानंदा द्वारा। याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद। भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी देवीलाल, मोरारजी देसाई, LK आडवाणी या जगजीवन राम? तो वह है LK आडवाणी, अंतिम उप
प्रधानमंत्री। आगे का क्वेश्चन क्या बन रहा है, आर के नारायण को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस उपन्यास के लिए, किस उपन्यास के लिए आर के नारायण को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? द बैचलर ऑफ आर्ट्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स, गाइड या मालगुडी डेज? तो करेक्ट आंसर है द गाइड। याद रखिएगा, द गाइड के कारण आर के नारायण को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन सारे। ए बी सी डी ई एफ और जी वृत्त के गिर्द बैठे हैं और केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। सी के बाईं और जी दूसरा है और एफ से के बिल्कुल बाईं ओर है। तो एक और ऑप्शन क्या बन रहा है, ई के बाईं और ए तीसरा है, बी डी और ई के बीच में है। अगर ए और सी अपने स्थानों को आपस में बदल ले तो बी का स्थान क्या होगा? ए के बाईं ओर से बी दूसरा होगा, सी के बाद बी होगा, ए के दाईं ओर बी तीसरा होगा, जी के बाईं ओर बी दूसरा होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए के दाईं ओर बी तीसरा होगा। सिर्फ उलझाने के लिए बनाए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो उलझिएगा नहीं, शांत दिमाग से सोचिएगा। करेक्ट आंसर आपके सामने होगा, बिल्कुल मिस ना करें और तैयारी पूरी कर ले। 100 नंबर का चांस है, बिल्कुल मिस ना करें। सब दूर शेयर कर दो भाई साहब, जिस जिसको ज़रूरत है सबको भेजो। आगे क्वेश्चन क्या बन रहा है, पल्लव साम्राज्य को भी कहा जाता है थोंडाई मंडल नायडू, पल्लव पीठा, पल्लवपुरी या श्रावस्ती? तो पल्लव साम्राज्य को कहा जाता है थोंडा ई मंडलम नाडु। पल्लव साम्राज्य को थोंडा ई मंडलम नाडु कहा जाता है, भी कहा जाता है। 39 छात्रों की कक्षा में रवि सुमित से 7 स्थान आगे हैं। यदि सुमित का स्थान कक्षा में नीचे से 17 है तो ऊपर से रवि का स्थान क्या है, 14वां, 15वां, 16वां या 17वां? तो करेक्ट आंसर क्या है, वह है 16वां स्थान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, हर 25 मिनट के पश्चात एक स्कूल में घंटी बजती है। पूछताछ क्लर्क ने एक व्यक्ति को बताया कि घंटी 10 मिनट पहले बजी थी और अगली घंटी प्रातः 10:05 पर बजेगी। पूछताछ क्लर्क ने लगभग किस समय पर यह जानकारी उस व्यक्ति को दी? 9:40 9 बजकर 50 मिनट पर, 9:35 या 9:55? तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, 9:50 पर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल समझ लीजिए, आसान है, करोगे हो जाएगा। एमपी पुलिस भी कोई बड़ी दूर की बात नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन क्या बन रहा है, शहर के फल वालों ने हिमाचल प्रदेश से सेब मंगवाए हैं। सेब की परिवहन लागत प्रति किलो 200 रुपये है और उनको कोल्ड स्टोरेज में संग्रह करने की लागत प्रति किलोग्राम 100 रुपये है। अभी भंडारण के लिए 100 किलोग्राम सेब है। शहर के फल वाले ऑर्डर देने की योजना बनाते हैं। मान लीजिए कि सेब की मांग स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, यह 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक बदली जा सकती है। यदि दुकान सेब के परिवहन और संग्रहण पर अपने खर्च को कम करना चाहती है तो उसको कितना ऑर्डर देना चाहिए और इस ऑर्डर का खर्च कितना होगा? 1000 किलो रुपये 3000, 500 किलो रुपये 1500, 400 किलो रुपये 1200, 400 किलो रुपये 1000। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 400 किलो रुपये 1200 में। आगे क्या बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल मिस ना करें। बार बार कह रहा हूँ, 100 में 100 नंबर का चांस है, सब तैयारी कर लो, आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आगे भी आपको मिल जाएंगे सेट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को। चलिए बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सा मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है? पन्ना और उज्जैन, उज्जैन और इंदौर, रीवा और भिंड, उमरिया और रीवा? तो देखिए कौन सा मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है, तो वह है उज्जैन और इंदौर। याद कर लीजिए, करेक्ट आंसर है उज्जैन और इंदौर। मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर मध्य प्रदेश में हो, सब कुछ याद करना पड़ेगा। आगे क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? करेक्ट आंसर देखते हैं, अनुच्छेद 17। आगे बढ़ते हैं, 1 बाइट इक्वल टू कितना बिट्स होता है बताइए? 8 बिट्स, 10 बिट्स, 100 बिट्स या 16? तो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है। 8 बिट्स यानी कि 8 बाइट्स। ये एमबी के नीचे केबी से भी नीचे है ये बाइट, समझ रहे हो?
स्टोरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। वो वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या है? सभी लड़के मेहनती हैं। रामू इज़ अ बॉय, रामू एक लड़का है। तो कंक्लूजन क्या लेकर आता है? रामू मेहनती है। देखिए सभी लड़के मेहनती है। श्याम मेहनती नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इन दोनों में से? देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है? केवल निष्कर्ष 1, रामू मेहनती है। गया कहा गया था सभी लड़के मेहनती है, तो श्याम मेहनती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो केवल निष्कर्ष 1 सही है। दी गई बात पहली सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह शब्द ज्ञात कीजिए जो निम्न 3 शब्दों की श्रेणी को दर्शाता है। छल, ईर्ष्या, घृणा, विनाश, जलन मनुष्य की विशेषता है या गुण? तो क्या है वो? मनुष्य की विशेषताएं हैं ये, छल, ईर्ष्या, घृणा। आगे बढ़ते हैं। निम्न प्रश्न में कुछ शब्दों के समूह दिए गए हैं जो सभी केवल एक को छोड़कर समान है जबकि एक अलग है। विषम वाले को चुनिए। ए ई, ए आई, आई ओ, ई आई। तो करेक्ट आंसर क्या बन रहा है इसका? करेक्ट आंसर जो है वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से ए आई उसका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से दिए गए कथन के समान हैं। तो क्वेश्चन क्या है? यदि आप बाइक चला रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनने की ज़रूरत है। यदि आप बाइक नहीं चला रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन इसका हिसाब से अगला बन रहा है। यदि आप हेलमेट पहने हुए हैं तो आप बाइक चला रहे हैं। देखिए कथन क्या था? यदि आप बाइक चला रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनने की ज़रूरत है। यदि आप हेलमेट नहीं पहने हुए हैं तो आप बाइक नहीं चला रहे हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? यदि आप हेलमेट नहीं पहने हुए हैं तो आप बाइक नहीं चला रहे हैं। आगे क्या बढ़ रहे हैं क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या है? सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, सभी खिड़कियां हत्ते हैं। तो निष्कर्ष क्या है? सभी दरवाजे हत्ते हैं, कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। तो देखते हैं सभी खिड़कियां दरवाजे हत्ते हैं और सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। तो सभी दरवाजे हत्ते हैं, सभी खिड़कियां दरवाजे। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है इसका? केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है यानी कि निकलता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1957 में पारित किया गया SCRA का पूरा नाम क्या है? स्टॉक नियंत्रण विनिमय अधिनियम, प्रतिभूति संविदा अधिनियम, स्टॉक संविदा अधिनियम या प्रतिभूति नियंत्रण विनियमन अधिनियम। तो आगे करेक्ट आंसर क्या है इसका? प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1957 में पारित किया गया SCRA का पूरा नाम है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो मिस ना करें। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में, हैदराबाद में, पटना में या नई दिल्ली में? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो स्थित है वह है हैदराबाद में। याद रखिए हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। योग के क्षेत्र में अनुसंधान को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया सत्यम का पूर्ण रूप क्या है? योग और चिकित्सा के लिए सैटेलाइट, योग और ध्यान का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी चिकित्सा में योग के लिए, योग और ध्यान के माध्यम से मोक्ष। तो करेक्ट आंसर क्या है? योग और ध्यान का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों के बारे में सही है। देखिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, ये भूले नहीं। वीडियो को लाइक करें, आगे आने वाले एग्जाम को जरूर से कमेंट करें कि आपकी एग्ज़ाम किस दिन है। जरूर से जल्द वीडियो आ जाएगी। देखते हैं कथन क्या है। कुछ मछलियाँ बच्चे नहीं हैं, सभी मछलियाँ मक्खियाँ हैं। निष्कर्ष क्या बनता है? कुछ मक्खियाँ बच्चे नहीं हैं, सभी मक्खियाँ मछली हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या बनता है? देखिए केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन रोज आ रहे हैं, बिल्कुल भी मिस ना करें, बहुत ही इजी है। सोच समझकर ध्यान से पूर्वक करेंगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न आकृति में आयत, वर्ग, वृत्त और त्रिकोण क्रमशः गेहूँ, चना, मक्का और चावल की खेती के क्षेत्र को दर्शाते हैं। तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या बन रहा है इसमें। देख लीजिए शो हो रहा है। क्वेश्चन क्या है। किस क्षेत्रफल में केवल मक्के की खेती होती है? तो देखिए यहाँ पर क्या है। आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिकोण क्रमशः गेहूँ, चना, मक्का और चावल की खेती के लिए दर्शाए गए हैं। तो करेक्ट आंसर देखते हैं। 10, 2, 3 या 4? तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें? 3। आगे बढ़ते हैं।
जो सार्वजनिक रूप में झूठ डिटेक्टर से जाना जाता है, विभिन्न शारीरिक सूचकांकों को रिकॉर्ड करता है जब व्यक्ति कई सवालों का जवाब देता है। तो वो कौन सा है? पॉलीग्राफ है, वायुदावलेकी, हेलियोग्राफ या लिथोग्राफ। सुना ही होगा ना, मूवी में तो देखा होगा, सच उगलवाने के लिए कौन सा ग्राफ इस्तेमाल किया जाता है वो डिटेक्ट करने के लिए, तो वह है पॉलीग्राफ। याद रख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। साल 2014 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसने जीता था? मनोज कुमार ने, के बालाचंदर ने, शशि कपूर ने, सौमित्र चैटर्जी ने। तो साल 2014 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो जीता था वह शशि कपूर ने जीता था। देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्म अवार्ड्स में, सबसे बड़ा फिल्म अवार्ड है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो बिल्कुल भी मिस ना करें, कर लीजिए याद, मैंने बोला वो और ये भी जो क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कमलापति पैलेस कहाँ स्थित है? भोपाल में। देखिए, कमलापति पैलेस कहाँ स्थित है? भोपाल में। याद रखिए, कमलापति पैलेस भोपाल में स्थित है। लिख लीजिए, लिख कर होंगे याद, कर लीजिए तैयारी, क्योंकि 100 में से 100 नंबर का है चांस। चलिए बढ़ते हैं आगे। कितनी बार एशियाई खेलों को भारत में आयोजित किया गया है? 1, 2, 3 या कभी नहीं? तो कितनी बार किया गया है? तो वह 2 बार एशियाई खेलों को भारत में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। घन की 3 स्थितियाँ निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड व्यू। देखते हैं प्रश्न क्या बताए। दूसरे दृश्य के तल फलक पर क्या नाम है? दूसरे दृश्य के तल के फलक पर क्या नाम है? तो देखते हैं क्या नाम है तल के फलक पर। नियोल, रॉन, जैक या जिम? तो करेक्ट आंसर है वह है जैक। अगला आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या बन रहा है। शब्दों के अव्यवस्थित अक्षर नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक अक्षर को संख्यांकित किया गया है। वह विकल्प चुनिए जो सार्थक शब्द की रचना के लिए संख्याओं के रूप में अक्षरों का सही क्रम दे। तो देख लीजिए, INLASG 1 2 3 4 5 6। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3। पहले आएगा 5 यानी कि S, फिर आएगा I, फिर 6, फिर 2, 4 और 3। करेक्ट आंसर 5 1 6 2 4 3। आगे देखिए, बहुत ही बार आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम्स में बार बार आ चुका है ये, बिल्कुल मिस ना करे इसको भाई, मैं बोल रहा हूँ ना करो मिस यार, मत करो ऐसे काम, मत करो भैया। चांस आता है, चांस को ले लेना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तैयारी कर लो। प्लासी का युद्ध अंग्रेज और किसके बीच लड़ा गया था? टीपू सुल्तान, हैदर अली, सिराज उद दौला या शिवाजी? तो प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराज उद लौदा के बीच में लड़ा गया था। कर लीजिए याद, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। निम्न में से किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? अमर्त्य सेन, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या मदर टेरेसा? तो किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो वह है महात्मा गांधी जी, जिनको नोबेल पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कितना मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 3 कार्यकाल हो चुका है? किनका हो चुका है 3 कार्यकाल? BD शर्मा, चेंगलराव रेड्डी, KM चांडी या बलराम झाकड़? तो वह है BD शर्मा, जिनका राज्यपाल के रूप में 3 कार्यकाल हो चुका है। BD शर्मा, याद रखिए BD शर्मा। आगे बढ़ते हैं। ABCD और E 5 बैंकों की शाखाएं हैं। A, B और C इंदौर एवं भोपाल में हैं। A, B और E इंदौर एवं ग्वालियर में हैं। B, C और D रायपुर एवं भोपाल में हैं। A, E और D ग्वालियर एवं जबलपुर में हैं। C, E और D राजपुर एवं जबलपुर में हैं, रायपुर और जबलपुर में। तो देखते हैं, अब उलझाया जाएगा आपको अलग ही तरह का क्वेश्चन पूछकर। किसी बैंक की शाखा रायपुर और इंदौर में है पर भोपाल में नहीं है? तो वह देखना है, रायपुर, भोपाल, ग्वालियर, रायपुर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर। देखिए बिल्कुल शांत दिमाग से सोचोगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो वह है E। मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं इस सेट के, तो बिल्कुल मिस ना करें, एक भी क्वेश्चन को ना छोड़े। कोई सवाल होगा बिल्कुल मैं शो करूँगा, नोट कर लीजिए, हल करिए, बिल्कुल मेहनत कर दीजिए, सारे क्वेश्चन शो करूँगा, बिल्कुल भी मिस ना करें। 100% चांस है, बिल्कुल भी वीडियो, हाँ वीडियो बड़ी हो जाएगी,
क्या कर सकता हूँ मैं, बताइए आप क्या कर सकता हूँ। होगी वो, मैं क्वेश्चन कैसे बताऊँ, पूरा पेपर है भाई, पेपर इतना आसानी से नहीं होगा, जल्दी नहीं हो पा सकता है, पूरा समय लगता है उसका। आपको भी समय दिया जाएगा पेपर करने के लिए वहाँ पर एग्ज़ाम में, उस समय से तो ये बहुत कम है, 25% भी नहीं है। तो कृपया करके थोड़ी मेहनत कर ले और नाम बना ले। 98 से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो वह होगी 99960। आगे बढ़ते हैं। 25 महिलाएं एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है और 15 पुरुष उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। महिलाएं और पुरुषों की क्षमता के बीच क्या अनुपात है? 4:3, 3:4, 2:3, 3:2। तो करेक्ट आंसर क्या बन रहा है? 3:4। महिला और पुरुषों की क्षमता के बीच का अनुपात है ये। आगे क्वेश्चन क्या है? जब 15 को संख्या के 5 गुना से घटाया जाता है तो हमें 65 मिलता है। संख्या निकालिए। 15, 6, 26 या 16। तो करेक्ट आंसर क्या है? 16। आगे बढ़ते हैं। यदि फिक्शन को CIFTNOIA से कोडित किया जाता है तो सेमिनार को कैसे कोडित किया जाएगा? तो सेमिनार को कोडित किया जाएगा MESIRAN से। आगे बढ़ते हैं। किसी खास कोड सांकेतिक भाषा में मैथ्स को LJSGR से कोडित किया जाता है तो उस भाषा में जियोग्राफी को ऐसे कोडित किया जाएगा। बताइए कैसे कोडित किया जाएगा? कोडित किया जाएगा वो FDN FQZOGX से। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जरूर से नोट करना, बिल्कुल छोड़ना नहीं है इनको, बिल्कुल भी मिस ना करें। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है मेरी दृष्टि से। देखोगे अगर आप भी एग्ज़ाम में बैठोगे तब आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण था, क्यों गलती की। ऐसा ना सोचना पड़े इसलिए पहले से तैयारी कर लो। ऐसा दिन देखना ना पड़े कि हमको उदास होकर बैठना पड़े एग्ज़ाम में। भाई साहब ऐसा दिन आने ना देना कभी। भैया हमेशा आप सोचते हैं कि हम तैयार है, पर एक तैयारी एक्स्ट्रा ज़रूरी होती है। प्लान के बाद प्लान बी होना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला। इसका करेक्ट आंसर क्या बन रहा है? 1/5। जरूर से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें। निम्न प्रश्न में श्रृंखला में एक पद गलत है, गलत पद पहचानिए। तो गलत पद क्या है? वो है 215। आगे बढ़ते हैं। विलुप्त अक्षर चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। BDAC DCBACD। तो इनके बीच में क्या आएगा? तो करेक्ट आंसर है ACBADB। ACBADB यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक 16, 13, 10 और 8 के साथ कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़नी चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं समानुपाती में हो? वह 2। समानुपात में हो, वह 2। आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी की सूची मूल्य 575 रुपये है। 12% की छूट मिलने के बाद इसका बिक्री मूल्य कितना होगा? कितना होगा बताइए बताइए बताइए। 12% की छूट मिल रही है भैया 575 रुपये पे अभी। बताइए 10% के हिसाब से जोड़ लो, 2% निकाल लो, कुछ भी कर लो, कैसे भी दिमाग लगाओ। 12% की छूट मिलने के बाद इसका बिक्री मूल्य बताना ही पड़ेगा आज तो। अगर MP पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो इतना दिमाग तो होना ही चाहिए भैया कि इस तरह के क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत ना पड़े, समझे हुए ही होना चाहिए। परसेंट निकालना आना चाहिए भैया। रुपये 506 रुपये होंगे। ज़रूर मेहनत करो, निकालो, सीखो, लर्न 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 लर्न। बस पूरा दिन स्टडी करो, एग्ज़ाम नज़दीक है, समय नहीं है व्यर्थ गंवाने को। 2, 6, 18, 54। तो विलुप्त संख्या क्या है वो? तो विलुप्त संख्या है 162। आगे बढ़ते हैं। विलुप्त अक्षर चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, मिस करना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल नोट ही कर लो, समय को ना गवाओ। आगे बढ़ते हैं। 2 कारें विपरीत दिशाओं में एक ही स्थान से चलना शुरू करती है। एक 60 किलोमीटर घंटा की गति से ऊपर की ओर जाती है और दूसरी 75 किलोमीटर घंटा की गति से दक्षिण की ओर आती है। एक दूसरे से 405 किलोमीटर दूर जाने में उनको कितना समय लगेगा? तो वह समय क्या होगा? देखते हैं। 3 घंटे। आगे बढ़ते हैं। एक बर्तन से जिसमें शुद्ध दूध है 20% को पानी से बदल दिया जाता है और इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया गया है। दूध की प्रतिशतता है 60, 62, 65 या 64। करेक्ट आंसर 64। आगे बढ़ते हैं। निम्न प्रश्न के लिए 4 विकल्प हैं, सही वाला चुनिए। देखिए प्रश्न पहले देख लेते हैं ताकि विकल्प को
पढ़े तो उसी टाइम पे आपको आंसर आ जाए, वरना अपन पहले पढ़ लेंगे विकल्प, फिर प्रश्न पढ़ेंगे, फिर वापस विकल्प पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्न एन्क्रिप्शनों में से गुड के लिए कौन सा अच्छा है? गुड के लिए, ठीक है। देखते हैं। क्यू श्यू हियर का मतलब बॉय इज गुड। लाइक क्यू मियाँ का अर्थ मतलब है मीना इज फेयर। रो लियो मियाँ का मतलब आल आर फेयर। सी है क्यू का मतलब डॉग वाज गुड। तो कौन सा शब्द है जो कि गुड के लिए सही है? वह है सी यू आई। सी है सुई का मतलब डॉग वाज गुड। क्यू से हियर का मतलब बॉय वाज गुड। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर सुई। आगे बढ़ते हैं भैया, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन को मिस ना करना, नैया पछताना न पड़े भैया। आगे बढ़ते हैं। 1 और 25 के बीच की सभी अग्र संख्याओं का औसत क्या है? 11.1%। याद कर लो, नोट कर लो, लिख लो भैया। कितनी बार बुलवाओगे, थका लिया भैया आज तो। तीनों सेट उपलब्ध होने वाले हैं भैया। 2 सेट आ चुके हैं, तीसरा वाला जल्दी आ जाएगा। ये देख रहे हो तो चेक कर लो, आपका समय देखने का क्या है वो मुझे नहीं पता है। यदि अक्षरों को संख्याओं के रूप में एनक्रिप्ट किया गया है तो J-B+D के बराबर है। इनके 9, 21, 16 या 12? करेक्ट आंसर 12। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? 33%। करेक्ट आंसर 33, 1/3%, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नीचे दिए गए 4 पतों में से नीचे दिए गए पते के ठीक समान कौन सा एक नहीं है? देखिए इस तरह का क्वेश्चन रोज आ रहा है, समझ लो ये वाला नंबर कंफर्म अभी से हो जाएगा, चाहे आज आपकी कल एग्ज़ाम हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल भी मिस करना करो, बिल्कुल देख लो, रट लो, कुछ भी कर लो, पर इस वाले पते वाले क्वेश्चन को छोड़ के मत आना मेरे भाई। चाहे मेरा वीडियो मत देखो पर इस क्वेश्चन को देखना ज़रूरी है भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 4 पते दिए गए हैं, एक पता थोड़ा सा अलग होगा, उसी को पहचानना है। इतनी इंग्लिश पढ़ना तो आती होगी, ज़रूर से इसको छोड़ कर ना आओ भैया। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो रट्टा लगाओ, पर छोड़ के ना आओ भैया। मैं कुछ नहीं जानता भाई साहब, छोड़ो नहीं किसी क्वेश्चन को। 10 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत का पता लगाएं। 11%, 20%, 30% या 10%? तो 10 वस्तु का बिक्री मूल्य 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत कितना है? वह है 10%। आगे बढ़ते हैं। सवाल है, बिल्कुल से हल करिए, कॉपी पेन लेके बैठे, जरूर से नोट कर लिए, करेक्ट आंसर देख लीजिए। करेक्ट आंसर जो रहेगा वो 383 रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मान याद करना है, जरूर से कर लीजिए। करेक्ट आंसर देख लीजिए, 0 है। आगे बढ़ते हैं, विलुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 16, 22, 30। तो विलुप्त संख्या क्या है? वह है 40। निम्न आकृति में कितने त्रिकोण हैं? बताइए, निम्न आकृति में कितने त्रिकोण हैं? तो जरूर से ज्ञात करिए। 10 है, 15 है, 14 है या 13 है? कितने त्रिकोण हैं बताइए। करेक्ट आंसर है 14। गिनिए, त्रिकोण को गिनिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ना छोड़े भाई, बिल्कुल ना छोड़े। 2 पासे एक साथ फेंके गए, क्या संभावना है सम संख्याएं आए? 1/3, 1/4, 1/6, 1/2? करेक्ट आंसर 1/2। 52 ताशों की एक गड्डी में से 4 ताशों को निकाला जाता है, क्या संभावना है कि वो प्रत्येक समूह में से एक पत्ता होगा? देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। 13, 4/52, C2। आगे बढ़ते हैं। 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर घंटा की गति से चलती है। ज्ञात करें कि रेल की पटरी के पास खड़े एक आदमी को पार करने में उसको कितना समय लगेगा? 12 सेकेंड, 10 सेकेंड, 8 सेकेंड या 2 सेकेंड? तो करेक्ट आंसर है 8 सेकेंड्स। देखिए क्वेश्चन को समझिए, हो जाएगा, पॉसिबल है। डर लगेगा, शुरुआती डर होता है, उसके बाद नहीं लगता है। कुछ भी करो, जॉब का पहला दिन होगा तब भी डर लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप पुलिस बन गए तो भैया हीरो बन गए। सब कुछ होता है भैया, सब कुछ होता है, सब अपनी अपनी जगह पर सही है। तो आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला अक्षरों एवं संख्याओं का अनुक्रम
प्रयोग करती है। गलत संयोजन पहचानिए। तो गलत संयोजन क्या होगा, देखते हैं करेक्ट आंसर, वो है ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। यदि अक्षरों को संख्याओं के रूप में एनक्रिप्ट किया गया है तो a प्लस बी माइनस एफ बराबर हैं इसके 3, 6, 9, 11। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, वो है 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। आखिरी तो के निम्न क्रम को पूरा कीजिए, यानी कि इस आकृति में अगली आकृति कौन सी आएगी, बताओ बताओ जरा, बता दो, हमें भी तो बता दो। करेक्ट आंसर क्या है, ये वाला आएगा। देखिए ऑप्शन 2 देखिए, वही आगे चलकर 2 में डिवाइड होकर आगे का काम कर रहा है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष को आकाश में देखा जा सकता है जब सूर्य आपके सामने होता है, जब सूर्य आपके पीछे होता है, मात्र सूर्योदय के समय, जब सूर्य सिर के ऊपर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, जब सूर्य आपके पीछे होता है तब आप इंद्रधनुष को आकाश में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। घर्षण से नुकसान यह है कि इसके कारण टूट फूट होती है, यह ऊर्जा की बहुत बर्बादी का कारण बनता है, यह उष्मा उत्पन्न करता है, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या है, घर्षण से ये सभी नुकसान है, उपरोक्त सभी। घर्षण होगा, टूट फूट हो सकती है, ऊर्जा की बर्बादी भी होगी भैया, किसी चीज़ को दिक्कत। देखिए बाइक होती है, बाइक में ऑयल क्यों डाला जाता है कि भैया घर्षण ना हो, घर्षण होकर कुछ टूट फूट ना हो, घर्षण होकर पार्ट्स ढीले ना हो जाए, इसलिए ऑयल डाला जाता है क्या कि घर्षण ना हो, घर्षण को कम किया जाए। तो वह है उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन बन रहा है। निम्नलिखित 6 प्रश्न निम्न तालिका के आधार पर है, जो कि एक प्रसिद्ध खिलौना कंपनी के 5 उत्पादों के वार्षिक उत्पादन को हजारों में दिखाता है। तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या बनता है। देखिए डाटा दिया गया है, प्रश्न देखते हैं। 1995 से 1993 तक मोनोपोली के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या हुई है। देखिए उत्पादन में, देखिए कहाँ से, 1995 से देखिए 1993 तक, तो इन 3 सालों में मोनोपोली के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो वह है 20%। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 6 प्रश्न निम्न तालिका के आधार पर है, जो कि एक प्रसिद्ध खिलौना कंपनी के 5 उत्पादों के वार्षिक उत्पादन को हजारों में दिखाता है। तो देखते हैं, डाटा दिया गया है। बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन बहुत ईजी है भैया, ना छोड़े, बिल्कुल मैं तो बोल रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन को अगर छोड़ के आ रहे हो ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भैया। करो मेहनत इतनी कि गलती से भी एक क्वेश्चन भी ऐसा ना मिले कि भैया इसको छोड़ना पड़े। 100 में से 100 नंबर का चांस दे रहा हूँ भैया, रोज दे रहा हूँ। आ रहे क्वेश्चन बिल्कुल, जो कर चुके हैं वो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर दिख भी नहीं रहे भाई, दिख भी नहीं रहे वो, तो क्या करे, होता है भैया, जो जिसका काम हो गया वो निकल लिया, अब हम रह गए यहीं पे। चलो हम भी बढ़ते हैं आगे, करते हैं तैयारी। निम्नलिखित में से किस खिलौने के लिए 1996 के उत्पादन से 1992 के उत्पादन का अनुपात सबसे अधिक है। तो देखते हैं, सारा डाटा देख लीजिए। 1996 के उत्पादन से 1992 के उत्पादन का अनुपात सबसे अधिक किसका है। तो देखते हैं, शतरंज का, लूडो का, मोनोपोली का या कैरम का। तो वह है शतरंज का। शतरंज का जो है वो उत्पादन का अनुपात अधिक है। आगे बढ़ते, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 50 मीटर स्क्वायर है तो इस वृत्त के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। 5 मीटर वर्गमूल, तो वह 25 मीटर वर्गमूल। आगे बढ़ते हैं, उस वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 42 फीट है। तो उसका वृत्त का परिमाप क्या होगा, 132 फीट। याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ना छोड़े एक भी क्वेश्चन को। परिमेय संख्या 0/-16, ये या तो एक धनात्मक अंश या एक ऋणात्मक अंश है। में एक ऋणात्मक अंश है, में न तो एक धनात्मक अंश है एवं नहीं एक ऋणात्मक अंश है, में एक धनात्मक है। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, ये ना तो एक धनात्मक अंश है या एक ऋणात्मक अंश है, कहा नहीं कहा जा सकता है नहीं। आगे बढ़ते हैं। आप प्रश्नों के प्रकार के बारे में हल्के से भय के साथ परीक्षा कक्ष में प्रवेश कर रहे होगा 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 ये भी होगा भैया। इस क्षण आपकी कौन सी अंतरस्रावी ग्रंथि सबसे ज़्यादा सक्रिय होगी। अवटु ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अंडाशय वृषण या अधिवृक्र ग्रंथि। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, अधिवृक्र ग्रंथि, एड्रेनल ग्लैंड सबसे अधिक सक्रिय होगी, अधिवृक्र ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यदि x9 = -512 तो x इक्वल टू क्या होगा। तो वह है x =
-2 होगा। आगे बढ़ते हैं। मृत वनस्पति को कोयले में परिवर्तित करने की धीमी प्रक्रिया कहलाती है। एस्टरीकरण, साबुनीकरण, कार्बोनीकरण, बहुलीकरण। तो क्या है? कार्बोनीकरण कहलाती है। क्या है? मृत वनस्पति को कोयले में परिवर्तित करने की धीमी प्रक्रिया कार्बोनीकरण कहलाती है। जलीय जीव जैसे मछलियाँ नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के रूप में उत्सर्जित करती है तथा यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिया, यूरिया, अमोनिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल। तो क्या है? अमोनिया और यूरिक अम्ल। तो जलीय जीव जैसे मछलियाँ नाइट्रोजन अपशिष्ट अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है तथा पक्षी यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। याद कर लो भैया, बार बार आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। एक आदमी ने अपने लोहे के फाटक को रंगा मुख्यतः उसे जंग लगने के से बचाने के लिए, उसे धूप से बचाने के लिए, उसे खूबसूरत बनाने के लिए या उसे धूल मुक्त बनाने के लिए। तो बताइए, सबसे इजी क्वेश्चन है इस पेपर सेट का भैया। मेरी दृष्टि से इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है। तो ज़रूर से कमेंट कर दो कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। बिल्कुल इजी है। तो करेक्ट आंसर है उसे जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है भाई साहब, ये खूबसूरत दिखाने के लिए नहीं। हाँ, जंग लगने से बचाने के साथ साथ खूबसूरत रूप भी दिया जाता है, बात सही है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट चीज़ महत्वपूर्ण है। जिस तरह ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, वीडियो तो बहुत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। भाई साहब मिस ना करो, मिस ना करो। खाद क्या है? व्हाट इज़ खाद? बताओ बताओ। अरे बता दो यार भाई, बता दो। इतना इजी क्वेश्चन। खाद एक कृषि उत्पाद है। खाद को फसलों में मिलाया जाता है जिससे वे बेहतर और विकसित हो सके। खाद रासायनिक आधारित पदार्थ है। यह खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जिसे पौधों और जानवरों के अवशिष्ट पदार्थों के सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यही है। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जिसे पौधों और जानवरों के अवशिष्ट पदार्थों के सूक्ष्म जीवों का अपघटन के द्वारा बनाया जाता है। देखिए, मान ज्ञात करना है, ज़रूर से करिए, नोट करिए। बिल्कुल क्वेश्चन को लिख लीजिए, रट लीजिए, तैयारी पूरी कर लीजिए। बिल्कुल भी मिस ना करें क्वेश्चन को। करेक्ट आंसर है 251001। प्रति सेकंड में होने वाली दोलनों की संख्या कहलाती है आयाम, आवृत्ति, समय अवधि या दोलन। तो प्रति सेकंड में होने वाली दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? वह कहलाती है फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति 0.32 एवं 0.02 का मध्यानुपाती क्या होगा? तो वह होगा 0.08। बिल्कुल रोज की तरह आएंगे क्वेश्चन। नोट कर लो भाई साहब, बिल्कुल नोट कर लो। कह रहा था बिल्कुल, इसके बीच में रोज कहना आ गया था तो रुक गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल भी मिस ना करे भाई साहब, बिल्कुल भी मिस ना करे। तैयारी के लिए समय है, मैं पहले से बोल रहा हूँ समय है। ये समय कम नहीं है, ये मत समझो कि समय कम है। तैयारी कर लो भाई साहब, इतने दिन से कर ही रहे होगे, कुछ तो करी होगी तैयारी। नहीं करी है तो भी आज एक दिन मेहनत कर लो भाई साहब, एक दिन में क्या बिगड़ जाएगा। आगे के लिए भी कर लो और अभी के लिए भी कर लो। उस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। क्या होगा? 2992 सेंटीमीटर वर्गमूल। आगे बढ़ते हैं। वायु, झंकार और घंटियाँ उन धातुओं की बनी होती है जो प्रदर्शित करते हैं आघात वर्धनीयता, तन्यता, श्रव्यता, चालकता। तो वायु, झंकार और घंटियाँ जो बनी होती है वह श्रव्यता धातुओं की बनी होती है जो श्रव्यता प्रदर्शित करते हैं। सॉरी, धातुओं की बनी होती है जो कि श्रव्यता प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक कूली जब भी भारी वजन ढोता है वह अपने सिर के चारों ओर कपड़े का एक टुकड़ा बांध लेता है क्योंकि यह उसके सिर पर चोट नहीं पहुंचाता। इससे वजन के संपर्क का क्षेत्र कम हो जाता है। इससे वजन के संपर्क का क्षेत्र बढ़ जाता है। यह उसके सिर को ठंडा रखती है। तो करेक्ट आंसर क्या है? इसके वजन के संपर्क का क्षेत्र बढ़ जाता है। एक संख्या के 2/5 के 1/3 का 1/4 10 है। उस संख्या का 40% 120 होगा। आगे बढ़ते हैं। एक पॉलीमर रुई सेल्यूलोज से बनी हुई है जिसमें इसकी मात्रा अधिक संख्या में है एस्टर, एथिन, एमाइड, ग्लूकोज। तो उसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी है? ग्लूकोज। याद रख लीजिए भाई साहब। प्राकृतिक सिरका क्या है? साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसेटिक अम्ल, अल्कोहल।
तो प्राकृतिक सिरका क्या है? एसेटिक, एसेटिक एसिड यानी कि एसेटिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस ना करो भाई साहब। कर दिए मिस तो बन जाओगे मिस। एक गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच दही मिलाया जाता है और उसे कुछ घंटों के लिए रख दिया जाता है। यह दही में परिवर्तित हो गया। उस जीव का नाम बताइए जो दही के बनने के लिए जिम्मेदार है। इसका स्रोत क्या है? वो है लैक्टोबैसिलस दही। याद कर लीजिए भैया, ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी मिस ना करो इसको। 100 क्या 200% चांस है इस क्वेश्चन के। एक गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच दही मिलाया जाता है और उसे कुछ घंटों के लिए रख दिया जाता है। यह दही में परिवर्तित हो गया। उस जीव का नाम बताइए जो दही के बनने के लिए जिम्मेदार है। तो बताइए दही किस जीव का द्वारा बनाया गया है भैया? जीव कौन सा जीव है वो जिससे दही बनता है? दूध का दही में बनना लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कौन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बिल्कुल भी मिस ना करो भाई साहब, लिख लो, कर लो तैयारी। बिल्कुल करेक्ट आंसर देख लीजिए, 4/7 है। आगे का क्वेश्चन क्या है? सूक्ष्म जीव जो मृत एवं क्षयमान पदार्थ खाते हैं वे किसका अनुसरण करते हैं? परजीवी पोषण, परपोषित पोषण, सेप्रोफाइटिक पोषण, स्वपोषित पोषण। तो करेक्ट आंसर क्या है? सेप्रोफाइटिक पोषण। सूक्ष्मजीव जो मृत एवं क्षयमान पदार्थ खाते हैं वे अनुसरण करते हैं सेप्रोफाइटिक पोषण का। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित 6 प्रश्न तालिका के आधार पर है जो कि एक प्रसिद्ध खिलौना कंपनी के 5 उत्पाद के वार्षिक उत्पादन को हजारों में दिखाता है। देखते हैं भाई साहब, इनकी भी कहानी देखते हैं, दुकान वाले की कहानी भी देखते हैं। 1993 में कैरम का उत्पादन शतरंज के उत्पादन का कितना प्रतिशत था? तो देखिए, कैरम और शतरंज का 1993 का उत्पादन देख लो, उन दोनों के अनुपात निकाल लो भैया। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके सामने होगा। देखिए करेक्ट आंसर जो है वह 70 होगा। आगे बढ़ते उसी प्रकार से क्वेश्चन है कि निम्न 6 प्रश्न निम्न तालिका के आधार पर है जो कि एक प्रसिद्ध खिलौना कंपनी के 5 उत्पाद के वार्षिक उत्पादन को हजारों में दिखाता है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित खिलौनों में से किसके लिए सभी 5 वर्षों का कुल उत्पादन अधिक है? देखते हैं, लूडो का, स्क्रेबल का, शतरंज का या कैरम का? तो करेक्ट आंसर है लूडो। आगे बढ़ते हैं, आवर्ती गति का एक उदाहरण यह है। टेबल घड़ी, दीवार घड़ी, अंकीय घड़ी या सरल लोलक। तो आवर्ती घड़ी का एक उदाहरण है। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई साहब, आप तो नोट ही नहीं कर रहे। करो यार, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार आ सकता है। आवर्ती घड़ी क्या आज ख़त्म नहीं हो रही है? पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भैया, बिल्कुल नोट कर लो। आवर्ती गति का एक उदाहरण क्या है? सरल लोलक, पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। आगे क्या बढ़ते हैं भाई, ध्यान तो दे नहीं रहे हो। तैयारी पूरी करनी है, पास सबको होना है। तैयारी करो यार भाई, मत करो ऐसा कि दिक्कत आए। 1992 से 1994 तक लूडो के उत्पादन में प्रतिशत गिरावट क्या है? 30%, 50%, 20%, 10%। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं भैया, तो -10% नहीं है, 10% की गिरावट हुई है। तो भैया इस तरह के क्वेश्चन समझ लो, बिल्कुल ईजी है। इस तरह के क्वेश्चन को भी करोगे 10 नंबर इनसे पक्के। उधर कुछ क्वेश्चन मैंने बताए हैं 10-15 नंबर तो हमेशा के लिए पक्के हैं। बिल्कुल भी ना छोड़ें इन क्वेश्चंस को। जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें कि किस दिन आपकी एग्ज़ाम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस। आगे वीडियो आ जाएगी, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।